हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो है ब्लड किस हिसाब से हमारा क्लॉट होता है, इसमें कितने फैक्टर्स काम करते हैं, कितने फैक्ट्स काम करते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ए ब्लड क्लॉटिंग, डिस्कस फ्यू टेस्ट ऑफ कैलकुलेशन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लीडिंग डिसीज। रक्त के थक्का बनने की क्रिया विधि को समझाना है। तो इसमें ब्लड हमारा कैसे क्लॉट होता है, इसमें कितने कारक कार्य करते हैं, ये इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इसमें देखते हैं, आंसर में देखते हैं। सबसे पहले है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे कार्य करते हैं। 13 फैक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को थक्का जमाने में संपूर्ण कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रक्त का थक्का या रक्त स्पंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग एक जटिल क्रिया है, एक रियर रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। इसमें प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है। इसमें जो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, इनकी बहुत मुख्य भूमिका होती है कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं इस क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इस क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इस क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। औसतन रक्त स्पंदन का समय 2 से 8 मिनट होता है। औसतन जो हमारे रक्त का क्लॉटिंग टाइम है 2 से 8 मिनट का होता है। कहीं कहीं पर आपको ज़्यादा भी इसमें मिल जाएगा, जैसे कि 2 से 10 मिनट। ये आपको मिल जाएगा कि 2 से 10 मिनट तक का कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्रिया में 13 कारक यानी 3 अवस्थाएं, 3 स्टेक्स सम्मिलित होती हैं। कहने का 13 स्टेक्स, तो इसमें जो है 13 कारक कार्य करते हैं और 3 स्टेक्स इसमें सम्मिलित होती हैं। 13 कारक हमारे कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं, ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं कि ब्लड को क्लॉट करने में, जमाने में हमारे कौन कौन से फैक्ट्स जो है कार्य करते हैं। यह निम्न 13 कारक होते हैं, यानी इसमें 13 फैक्ट्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इनमें 6 कारक यानी छठवां जो कारक होता है वो अनुपस्थिति रहता है। छठवां कारक का कोई कार्य नहीं होता है, वो अनुपस्थिति रहता है तथा यह रोमन संख्या द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ये कारक कैसे होते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे रोमन के अंक द्वारा इसको प्रतिपादित यानी प्रस्तुत किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो जो है इसमें सबसे पहले जो है पहला देखते हैं कि पहले में पहला कारक क्या है। तो सबसे पहला जो कारक है ये है फाइब्रिनोजन। यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन में मदद करता है। ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि मतलब फाइब्रिनोजन क्या है। तो हमको याद रखना है यह एक ग्लाइको प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें यह भूमिका निभाता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन यह क्या है, यह सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया 13 कारक होते हैं, ऐसे ये सेकेंड वाला है। इसको रोमन अंक से प्रतिपादित करते हैं, इससे 2 इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो यह सेकेंड जो फैक्ट्स होता है और जिसका निर्माण लीवर से होता है और इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो ये जो कारक है ये प्रोथ्रोम्बिन होता है और ये हमारे लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और ये भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। थर्ड कारक देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन।
यह भी एक कारक होता है। ये थर्ड वाला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी ब्लड में क्लॉट करने में ये सारे कारक हमारे ब्लड को थक्का जमाने में कार्य करते हैं। इसे जो है थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति होती है उसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन चेंज इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये भी हमारे ब्लड में थक्का जमाने के कार्य करता है, और इसकी उपस्थिति के प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। चौथा कारक है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे ब्लड के अंदर थक्का जमाने में कार्य आता है। कैल्शियम आयन विटामिन के साथ ब्लड क्लॉटिंग में भूमिका निभाता है। कैल्शियम आयन जो होता है इसमें कैल्शियम डबल प्लस प्लस करके इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो कैल्शियम आयन होता है ये भी हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की भूमिका निभाता है, और इसकी कमी से ब्लड का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड में थक्का हमारे बहुत लेट से जमेगा। उसके बाद में पांचवा कारक देखते हैं। पांचवा कारक है लेवल फैक्टर। ये लेवल फैक्टर क्या होता है? लेवल फैक्टर इज एक्ट एज ए को फैक्टर, इसको को फैक्टर भी कहते हैं इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये को फैक्टर होता है, जो लेवल फैक्टर होता है को फैक्टर होता है। फैक्टर यानी को फैक्टर, तो ये को फैक्टर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है इसको क्लॉट करने में हमारी सहायता करता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि छठा जो फैक्टर होता है वो अब्सेंट होता है, इसकी ये डिसअपीयर्ड होता है, ये इसका कार्य नहीं होता, इसकी भूमिका इसमें नहीं होती है। सातवां फैक्टर्स देखते हैं स्टेबल फैक्टर। ये स्टेबल फैक्टर होता है, इट इज़ ए कोगुलेशन फैक्टर विच इज फॉर्मेट इज किडनी अंडर द इफेक्ट ऑफ विटामिन के। इसमें क्या होता है, ये स्टेबल फैक्टर होता है, ये भी हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हमारी सहायता करता है। इसका फॉर्मेशन जो है किडनी में जो है विटामिन के से होता है। तो ये भी याद रखना है कि किडनी में जो स्टेबल फैक्टर होता है इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला है आठवां फैक्टर, इसमें देखते हैं एंटी हेमोफाइलिक फैक्टर। ये एंटी हेमोफाइलिक फैक्टर क्या होता है? यह ब्लड में उपस्थित प्रोटीन फैक्टर होता है। ये भी एंटी हेमोफाइलिक जो फैक्टर होता है हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होता है, और ये प्रोटीन फैक्टर होता है। इसका निर्माण यकृत द्वारा होता है, इसका फॉर्मेशन भी लीवर ही द्वारा होता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग होता है, और इसकी डिफिशेंसी से, इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। नमा देखते हैं क्रिसमस फैक्टर। ये एक क्रिसमस फैक्टर होता है, एक नमा फैक्टर होता है। इस कैलकुलेशन फैक्टर की खोज 1952 में स्टीफन क्रिसमस द्वारा की गई थी। तो ये फैक्टर जो नमा फैक्टर है इसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। स्टीफन फैक्टर द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी, और यह भी एक को फैक्टर की तरह काम करता है। ये फैक्टर जो होता है ये हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉट करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, ये नमा फैक्टर क्रिसमस फैक्टर इसको बोलते हैं। ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है को फैक्टर की तरह काम करता है, यानी सहायक फैक्टर की तरह काम करता है। 10वां फैक्टर देखते हैं स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर जो है इसका संश्लेषण यकृत के विटामिन की उपस्थिति में होता है। इसका भी फॉर्मेशन जो है हमारे लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में यानी प्रेजेंटी में होता है। ये 10वां फैक्टर हो गया है। आगे हम देखते हैं 11वां फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर कौन सा होता है। ये है 11वां फैक्टर, देखते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट्स। ये होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटीसीडेंट। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। याद रखना है, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है, इसकी भी कमी से हमारी बॉडी में हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। 12वां फैक्टर जो हमारा है ये है हैंगमैन फैक्टर। ये हैंगमैन जो फैक्टर होता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इट इज़ ए प्लाज्मा प्रोटीन। ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है विच एक्टिवेटर फैक्टर 7 एंड 11।
ये फैक्टर जो है 7 और 11 की तरह एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। तो ये 7 और 11 की तरह ये फैक्टर कार्य करता है, हैंगमन फैक्टर। अगला है सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर है उसको देखते हैं, फाइब्रिन स्टेली स्टेबिलाइजेशन फैक्टर होता है। स्टेबिलाइजेशन फैक्टर जो है फाइब्रिन स्टेबिलाइजेशन फैक्टर, ये क्या कार्य करता है, इट इज़ एन एंजाइम, यह एक एंजाइम होता है ऑफ द ब्लड कैलकुलेशन सिस्टम, जो हमारे यह एक एंजाइम होता है और यह हमारे ब्लड सिस्टम में ये भी पार्टिसिपेट करता है ब्लड को क्लॉट करने में। और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग की स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर कमी होते है, इसकी डिफिशिएंसी होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, यानी स्थिरता नहीं होती है अच्छी तरीके से इसके क्लॉटिंग में। जैसे कि जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे प्लेट्स है, आरबीसी है, ब्रोकन ब्लड वेसल्स वॉल्स, ये भी आपको भी बताया जाएगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चोट लगती है तो कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कैसे हमारे अंदर जो है ब्लड का क्लॉट होता है। ऐसे जैसे क्लॉट कैसे होता है, फाइब्रिन से कैसे ये सारी चीज़ें आपको आगे अभी पूरी इसकी जानकारी आपको देते हैं। स्पंदन की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। स्पंदन की अवस्थाएं मतलब हमारा जो ब्लड है वो स्पंदन, यानी कहने का मतलब क्लॉट कैसे होता है, तो किन किन प्रतिक्रियाओं से इनको गुजरना पड़ता है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर ये क्लॉट होता है। तो देखते हैं, रक्त स्पंदन की क्रिया निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में होती है। जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया है वो 3 स्टेट में होती है, 3 अवस्थाओं में होती है। नंबर 1 है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। जैसे हमारे बॉडी में चोट लगी तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। उसके बाद में है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ये 3 प्रक्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो सबसे पहली वाली प्रक्रिया देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर सक्रिय होता है। तो देखते हैं, जब हमारे बॉडी में जब क्या होता है, जब चोट लगती है तो रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जो हमारे बॉडी में कोई चोट लगती है तो हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वहाँ से रक्त सब होने लगता है, यानी खून बहने लगता है। तत्पश्चात रक्त गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। जो ब्लड है वो क्लॉटिंग आपने देखा होगा, जैसे ब्लड में हमारे चोट लगी तो ब्लड निकला, वो गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। इसी दौरान क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा सेरोटोनिन का स्रवण होने लगता है। तो जब चोट लगती है तो हमारे बॉडी के अंदर 2 चीज़ों का अत्यधिक रिलीज होती हैं, 2 चीज़ें, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन। एक हार्मोन्स भी होता है, आप पढ़ा होगा शायद। तो इसका स्रवण होने लगता है, नहीं मतलब इसका रिलीज होने लगता है। सेरोटोनिन रक्त वाहिनियों को संकुचित कर रक्त प्रवाह को कम कर देती हैं। जो सेरोटोनिन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सकरा कर देता है और रक्त प्रवाह को कम कर देता है। रक्त को जो प्रवाह होता है बहने की गति को रोक देता है। नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये देखते हैं। इस अवस्था में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कैसे बदलता है, तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैल्शियम आयन को भी ऐड करता है, उसकी उपस्थिति में ये परिवर्तित होकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये ब्लड का क्लॉट होता है। आगे आपको इसकी रिएक्शन आपको दिखाएंगे। इस क्रिया में कैल्शियम आयन तथा प्रोथ्रोम्बोनीज एंजाइम की भी
सक्रिय भूमिका होती है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, जैसे हमारे जो चोट लगती है तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जब चोट लगती है, सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है, सेरोटोनिन वो एक्टिव हो जाता है और ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनको संकुचित कर देता है, पतला मतलब ब्लड प्रभाव को रोक देता है। ऐसे प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में जब चेंज होता है तो ये कैल्शियम आयन, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कैल्शियम आयन तथा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की भी भूमिका होती है, जैसा आपको इसमें बताया है। अब देखते हैं कैसे, जैसे कुछ हुआ और उसके बाद में क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमारे बॉडी में चोट लगी तो सबसे पहले जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है सिस्टम और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर चोट लगती है और हमारी बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में वो प्रोथ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज होता है, फाइब्रिनोजन में बदलता है, फिर फाइब्रिन में, उसके बाद में क्लॉट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी भूमिकाएं इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज, ये तीनों जब मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइन, तब ये थ्रोम्बिन बनाता है। ये तीनों क्रियाएं करके ये थ्रोम्बिन बनता है। उसके बाद में क्या होता है, ये थ्रोम्बिन बन गया, अभी ब्लड का क्लॉट नहीं हुआ, ये अभी थ्रोम्बिन ही बना हुआ है। फिर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में चेंज होना, जैसे फाइब्रिनोजन होता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। इस चरण में फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। इन फाइब्रिन तंतुओं में रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं। जैसे फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। जैसे सबसे पहली क्रिया क्या हुई, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज, तो बना थ्रोम्बिन, आपका ये थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन जो है किससे क्रिया करता है, फाइब्रिनोजन से। जैसे थ्रोम्बिन बना ये यहाँ पे और उसने फाइब्रिनोजन से क्रिया करी तो फाइब्रिन आपका बन गया। फिर फाइब्रिन भी क्रिया करता है, फाइब्रिन रक्त कोशिकाओं से ब्लड वेसल्स से क्रिया करता है, उसके बाद में ब्लड का क्लॉट होता है, ब्लड का थक्का बनता है। ये इतनी पूरी क्रिया होती है और इसमें 13 फैक्टर्स कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तब जाके हमारी बॉडी में ये ब्लड का क्लॉट होता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, CT BT, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जब तक के लिए इतना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।